मिसलिनियस कर लेते हैं ना। मिसलिनियस एक्सरसाइज देखिए, तो मिसलिनियस में से पहले क्वेश्चन नंबर टिक कर लीजिए जो आपको करना है, जो हम करेंगे ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब कुछ ही करना है इसमें। इनवर्स वाला ऑप्शन दिए ही नहीं है, इनवर्स वाली एक्सरसाइज। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है। ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो काफ़ी सिंपल हैं, जो आपको घर से करने हैं वो मैं बता देता हूँ, वो लिख लीजिए, वो देख लीजिए इसमें घर से करने लायक। तो घर से करने लायक है आपका क्वेश्चन नंबर, ये देखो 4 अभी हमने कर लिया है। यस सर। 4 बुक नहीं लाए हो? कहाँ है बुक? कल से बिना बुक के नहीं घुसने देंगे ना। खरीदी नहीं अभी तक, खरीद लेना, 50-60 रुपए की आती है, पैसे नहीं तो हमसे ले लेना। देखो तो यार बुक लेके आएगा। 4th वाला मैंने करवा दिया ऑलरेडी, पिछली एक्सरसाइज में MCQ था। 5th वाला क्वेश्चन जो है ये आपको आप घर से ट्राई कीजिएगा, आ सकता है आपको। 6th वाला भी आप घर से ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा आपको। 6th वाले में क्या करना है, देखिए A' दिया हुआ है I, तो A ट्रांसपोज निकालिए और A मैट्रिक्स दिया, मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर करके XYZ कंपेयर कर देना, XYZ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूरा तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो और उसको O लिखा हुआ है नल मैट्रिक्स है 0, उसके बराबर करना है X की वैल्यू। ये भी आप कर सकते हैं, 8th भी कर सकते हैं और 9th भी कर सकते हैं। तो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th वाला तो हमने उस तरह से देखा है ना, वर्ड प्रॉब्लम है, 10th भी आप कर लेंगे। 11th वाला थोड़ा सा एक है, ये मैं अब बता दूंगा आपको। 11th, 12 रहने दीजिए, 13, 14, 15, 13, 14, 15 भी आप घर से करिएगा, ठीक है। 10th, 13, 14, 15 बस मुझे करवाना है अभी, देखो अगर टाइम है तो 13, 14 करवाऊँ, अभी मैं 11, 12 करवाऊँगा। पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। देखो A मैट्रिक्स दिया हुआ है 0, 1, 0, 0, ठीक है। शो दैट AI प्लस BA पावर n इज इक्वल्स टू A पावर n इंटू I n इंटू A पावर n माइनस 1 B A, ये इसके बराबर होगा, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है। हाँ, ऑर्डर 2 का मतलब 2 क्रॉस 2। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं उनके लिए रोज और कॉलम सेम रहता है। तो अगर बोल रहे हैं कि ऑर्डर 3 मतलब 3 क्रॉस 3, ऑर्डर 4 मतलब 4 क्रॉस 4, तो मुझे प्रूव करना है कि ये इसके बराबर होगा। तो अगर आपने पढ़ा हो 11th में PMI क्या है, फिजिक्स का टॉपिक नहीं, मैथ्स का, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ना, सुना है ना? अच्छा मैंने कहा तो सुन लिया। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो इंडक्शन तो उससे करना है हमें ये कि ये हमेशा ट्रू होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं P ऑफ, और ये किस में दिया हुआ है, कैपिटल A का है ना, तो P ऑफ n मान लेते हैं, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन को P ऑफ n मान लिया। फिर क्या करते हैं, n की वैल्यू कितनी रखते हैं, 1 रखते हैं। फिर n की वैल्यू k रखते हैं और फिर k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो n इज इक्वल्स टू 1 रख के चेक करते हैं क्या ये सही है। तो P ऑफ 1 कितना हो जाएगा, AI प्लस BA की पावर 1, A की पावर 1 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये n 1 हो जाएगा और A की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 BA। तो राइट हैंड साइड पर देखिए क्या लिखा है, AI प्लस ये तो A पावर 0 1 हो गया BA। क्या ये बराबर है,
है ना, मतलब 1 के लिए ये ट्रू है, 1 के लिए ट्रू है। लेट फॉर n इज इक्वल्स टू के, तो n इज इक्वल्स टू के रख दिया मैंने, कितना आ जाएगा ए आई प्लस बी ए पावर के इज इक्वल्स टू ए पावर के आई प्लस के इंटू ए पावर के माइनस 1 इंटू बी ए। तो हम मानते हैं लेट फॉर n इज इक्वल्स टू के दिस इज ट्रू, इसको ट्रू मानते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं, n इज इक्वल्स टू के प्लस 1। तो k प्लस 1, तो इसका कैलकुलेशन देखना, वही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तो जहाँ जहाँ n लिखा था वहाँ k प्लस 1 कर दिया, तो ए आई प्लस बी ए पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 ए पावर k प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी ए। तो देखो तरीका क्या होता है, 1 के लिए ट्रू है हमेशा दिख रहा है, k के लिए ट्रू मान लेते हैं, तो ये ट्रू है, और इसको यूज करके प्रूफ करते हैं कि k प्लस 1 के लिए भी आंसर यहीं से आ जाएगा। तो आंसर यहीं से आएगा, तो मैंने LHS लिखा और RHS लिखा, तो ये लिखा है मैंने जो आंसर आना चाहिए, है ना। इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और अगर सॉल्व करके ये आंसर आ गया, मतलब ये आंसर भी आप इस स्टेटमेंट से लिख सकते हो, तो तीनों के लिए है, तो मतलब ये सही है ना। तो हमें इसमें LHS वाला पार्ट सॉल्व करना रहेगा, तो ए आई प्लस बी ए पावर k प्लस 1, तो ये सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमें पता है कि a पावर m प्लस n, इसको मैं लिख सकता हूँ a पावर m इंटू a पावर n, बेस सेम है तो पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है ना, और पावर ऐड एडिशन में लिखी हुई तो उसको अलग अलग करके सेम बेस पर लिख सकते हो। तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, इसको लिख दिया ए आई प्लस बी ए पावर के एंड ए आई प्लस बी ए। आया समझ, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो मुझे दिख रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है, और ये मैंने ट्रू मानी थी, मतलब ये सही है, मतलब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये लिख दिया। तो यहाँ पर लिख देना फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से, तो ए आई प्लस बी ए पावर के की वैल्यू रख दी, तो ए पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए पावर के माइनस 1 इंटू बी ए, और मल्टीप्लाइड बाई ए आई प्लस बी ए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 टर्म लिखे हुए हैं, पहला टर्म और दूसरा टर्म, और ये भी 2 टर्म है, तो ये पहला वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ए पावर के आई इंटू ए आई, फिर पहला वाला टर्म दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ए पावर के इंटू आई इंटू बी ए, ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो के ए पावर के माइनस 1 बी ए मल्टीप्लाइड बाई ए आई प्लस, और दूसरा वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, तो के ए पावर के माइनस 1 इंटू बी ए मल्टीप्लाइड बाई बी ए। देखिए कितना आएगा, देखो मैंने बताया था कि किसी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो उस मैट्रिक्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना, उस मैट्रिक्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स क्या है, ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, नंबर है, ठीक है। तो देखो दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आई स्क्वायर कितना आएगा, आई आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आई स्क्वायर की जगह आई लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस यहाँ पर तो कुछ बेस सेम है नहीं, और ए पावर के इंटू बी, तो देखो यहाँ पर देखो मैट्रिक्स नहीं थी, तो आपको आई गायब नहीं करना है, मैट्रिक्स नहीं है। जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ a इंटू आई, इसको आप a लिख सकते हो क्योंकि a मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 2 इंटू आई लिखा हुआ है, इसको आप 2 नहीं लिख सकते हो, क्यों, 2 इंटू आई क्या है, मैट्रिक्स है, और 2 क्या है, नंबर है, समझ रहे हो। तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो अगर बराबर रखना है तो इसको 2i ही लिखना पड़ेगा, ठीक
ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स आया है साथ में तो आइडेंटिटी को हटा दीजिए, लेकिन अगर मैट्रिक्स नहीं आया तो आइडेंटिटी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी है, यहाँ मैट्रिक्स आया तो इस आई को हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए। अब यहाँ पर देखिए क्या कुछ ऐड हो रहा है, देखो ए की पावर ऐड हो जाएगी तो k -1 और +1 कितना हो जाएगा, k आ जाएगा, तो a पावर k, तो k इंटू ए पावर k, और ये क्या बचा है b इंटू ए प्लस, यहाँ पर देखिए क्या है k इंटू ए पावर k -1 b स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, इसको देखते जाइए, कुछ ऐसा बन रहा है क्या, हाँ ये तो आ गया a पावर k +1 इंटू आई। अब ये बनना चाहिए k +1 कॉमन आएगा, है ना इन तीनों में, इंटू बी ए, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए पावर k +1 इंटू बी ए, और ये k +1 तो दिख रहा है मुझे, लास्ट वाला जो टर्म लिखा हुआ है अच्छा हाँ, जो ए मैट्रिक्स दिया था उसको तो हमने यूज़ नहीं किया अभी, तो ये मुझे दिख रहा है, देखो ए पावर k +1 इंटू आई, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, दिख रहा है क्या, ए पावर k इंटू बी ए पावर k इंटू बी ए, दिख रहा है, तो इन दोनों में मैंने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर पहली जगह पर क्या बचेगा 1 और दूसरी जगह पर k, और a पावर k इंटू बी ए, क्या ये दिख गया, k +1 a पावर, ये भी k लिखा हुआ है, और b ये आ गया, मतलब ये दोनों आ गया, तो लास्ट वाला जो है हो ना हो ये क्या हो रहा होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 0 हो रहा होगा किसी तरह से, क्योंकि मेरा ये वाला पार्ट तो आ गया है और ये वाला पार्ट भी आ गया है ना। तो मैंने उसको कैलकुलेट करने के लिए k और a और b तो पता नहीं है, कैपिटल A पता है, तो a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो अगर कैपिटल A 0 1 0 1 है तो a स्क्वायर निकालने के लिए a को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, करो मल्टीप्लाई, देखो, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सब खत्म हो जाएगा, 0 इंटू 0 1 इंटू 0, फिर 0 इंटू 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0, फिर 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 तो 0 आ गया, ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स मतलब लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा 0। तो ये आपका सॉल्व करके आया है a पावर k +1 इंटू आई, और इसको मैं k +1 लिख सकता हूँ, और a पावर k इसको मैं क्या लिख सकता हूँ +1 -1, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय बी ए, और वो वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया है। तो देखो यही लिखा हुआ है ना, विच इज़ अवर desired result, hence p of n is true, इस तरह से किया जाता है, इसको नोट कर लीजिए। मिसलिनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहा जा सकता, इतना नहीं आया है, कभी कभी आया है, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज बिना किसी हेल्प के लगा ली दोबारा, तो मतलब आपको वो चैप्टर आता है किसी भी चैप्टर के लिए। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। तो देखिए क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 1, वैसे तो ऐसा बहुत सिंपल है, 1 1 1 1 1 1, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। प्रूव दैट, ए पावर n प्रूफ करना है कि ए पावर n आएगा 3 पावर n -1, 3 पावर n -1, 3 पावर n -1, हर जगह 3 पावर n -1।
ये प्रूफ करना है, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो a दिया है और a पावर n लेके आना है, तो हम क्या करते हैं, पहले a स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। a पावर 2 कितना होगा, तो 1 1 1 1 1 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसी मैट्रिक्स से। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप किसी को किसी से ही मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आने वाला है हर बार। 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, हर बार 3 आएगा। तो ये कितना आ गया, a स्क्वायर आ गया। a क्यूब कैलकुलेट करके देखते हैं, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3 3 3 3 3 3 एंड 3 3 3। इसको मल्टीप्लाई किया 1 1 1 1 1 1 1 1 1 से, तो कितना आ जाएगा देखिए, 9 आ जाएगा, है ना। मतलब 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो हर जगह 3 का स्क्वायर आएगा। बस यही पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है। देखो जब स्क्वायर निकालते हैं तो 3 की पावर 1 आती है ना, इससे एक कम पावर यहाँ पर आती है। जब क्यूब निकालते हैं तो इससे एक कम पावर यहाँ पर आती है, तो n निकालेंगे तो इससे एक कम पावर यहाँ पर आएगी। बस हो गया, हेंस लिख देना a पावर n इज इक्वल्स टू दिस। कर लो, नोट कर लो, बहुत सिंपल है। हाँ, इसीलिए 2 निकाल के देख लिए ना। 1 निकालते तो हो सकता है शायद कोइंसिडेंटली इसमें आ गया हो, लेकिन 2 निकाल के हमने देख लिया, 2 में भी यही आ रहा है। अब देखो इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा ये, है ना। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो यहाँ 1 1 1 आएगा, तो 9 इंटू 1 9 इंटू 1 9 इंटू 1 कितना 27 आ जाएगा। वो 3 क्यूब है, तो 3 क्यूब बन जाएगा हर जगह पर, है ना। जब a पावर 4 पर जाएंगे तो लिख लीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स दी हुई है। इफ ए इज इक्वल्स टू 3 -4 1 -1। काय का रजिस्ट्रेशन और कहाँ है बाकी दो, तुम्हारा दोस्त कहाँ गया वो, बैठो। ए दिया हुआ है, देन प्रूव दैट a पावर n इज इक्वल्स टू 1 + 2n -4n n 1 - 2n। ये प्रूफ करना है कि a पावर n ये होगा, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को कैसे लिख सकते हैं, और नेचुरल नंबर लिख सकते हैं ना, यही तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको किस मेथड से करेंगे, कोई गेस। a दिया हुआ है, a पावर n, ये प्रूफ करना है। लगाए क्वेश्चंस, हाँ जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपने लगाया अभिषेक। आपने परसों समझा तो वो आएगी, परसों ठीक है, तो उसका वीडियो देख लेना, अब वीडियो डालना है और उसको देखिए। तो a पावर n, तो किस मेथड से करेंगे, कल याद है एक क्वेश्चन किया था हमने, हाँ, मैथमेटिकल इंडक्शन,
मैथमेटिकल इंडक्शन से करने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन से a पावर n ये आ रहा है ना, और a ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो a दिया हुआ है a पावर n, तो इसको मैंने मान लिया कि क्या लिखा है, p ऑफ n लिखा हुआ है ना, p ऑफ n लिखा हुआ है। इसमें फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते हैं, तो p ऑफ 1 कितना आ जाएगा, ये तो a ही बन जाएगा। a की वैल्यू कितनी होगी, 1 रखो, 3 -4 1 -1, तो क्या ये सही है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि इससे कैलकुलेट करके आए, सही है। नहीं तो हम क्या लिखेंगे? नहीं सर, उसकी वैल्यू n = 1 है तो सर सही है ना वो स्टेटमेंट? नहीं, n = 1 के लिए पहले हम चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो इतनी ही आनी चाहिए। मतलब ये जो फॉर्मूला है n = 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि a मैट्रिक्स भी यही दिया गया है, ठीक है। तो n = 1 के लिए सही है। फिर किसके लिए मानते हैं, फॉर n = k के लिए ट्रू मानते हैं, तो p ऑफ k कितना आ जाएगा, a पावर k कितना हो जाएगा यहाँ से, 1 + 2k -4k k एंड 1 - 2k, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया फॉर n = k दिस, लेट फॉर n = k दिस इज ट्रू, ठीक है। तो ये ट्रू है तो इसको यूज करना है हमें, है ना। a पावर k की जगह मैं इतना लिख सकता हूँ। देन फॉर n = k + 1 निकालना है, कितना आएगा, तो p ऑफ k + 1 कितना आना चाहिए पहले ये देख लेते हैं। तो इस फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला सही है तो a पावर k + 1 कितना आना चाहिए, तो n की जगह k + 1 रख के कैलकुलेट करो, ये कितना आ जाएगा, 1 + 2 टाइम्स k + 1 -4 टाइम्स k + 1, और यहाँ पर आ जाएगा k + 1 एंड 1 - 2 टाइम्स k + 1, इतना आना चाहिए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कितना आना चाहिए, a पावर k + 1 = कितना हो जाएगा, ये देखो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k + 2, तो 3 बन जाएगा, है ना। तो 2k + 3, ये -4 से अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन लेके ही सॉल्व होता है। ये k + 1 लिखा हुआ है सीधे सीधे, इसमें कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व करो, कितना आ रहा है, -2k -2, तो -2k तक कुछ नहीं होगा, -2k तो ऐसे ही रहेगा, और जो -2 आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। तो -2k -1, तो इतना आना चाहिए, ठीक है। तो जो इक्वेशन है मैंने इसको ट्रू मान लिया फर्स्ट, और इसको सेकेंड मान लिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, a पावर k + 1 कैलकुलेट करके देखते हैं कि आएगा कितना। हाँ, इतना आना चाहिए a पावर k + 1। अभी a पावर k + 1 कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी हेल्प से कैलकुलेट करना है। इसकी हेल्प से कैलकुलेट करना मतलब इसकी जगह ये लिखना है, तो ये दिखना चाहिए पहले, तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। तो कितना हो जाएगा, ये a पावर k × a, रख दिया a पावर k, तो a पावर k है 1 + 2k -4k k एंड 1 - 2k मल्टीप्लाइड बाई a कितना है, 3 -4 1 एंड -1, कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, 1 + 2k, पहली वाली रो पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 + 2k मल्टीप्लाइड बाय 3 और -4k मल्टीप्लाइड बाय 1, ये पहला टर्म आया है ना, पहली वाली रो पहले वाले कॉलम से, पहले वाली रो दूसरे कॉलम से, तो 1 + 2k मल्टीप्लाइड बाय -4, और ऐड होता है लेकिन -4k की जगह माइनस आ जाएगा, -4k × -1, ये आ गया। फिर k से मल्टीप्लाई किया तो 3k
और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस 2k। फिर सेकेंड वाली रो सेकेंड कॉलम से तो k इंटू -4 -4k और -1 टाइम्स 1 माइनस 2k, ये आ गया, इज इक्वल्स टू 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 प्लस 6k माइनस 4k, और ये कितना हो जाएगा, -4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 माइनस 8k और माइनस माइनस प्लस 4k, और ये ब्रैकेट ओपन करना चाहें नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 माइनस 2k और -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो -4k -1 प्लस 2k। तो ये आ गया आपका 6k माइनस 4k 2k प्लस 3, ठीक है, -8k -4k -4k बचेगा तो -4k -4, तो -4 कॉमन ले लिया तो k प्लस 1 बचेगा, देखो -4k -4, यहाँ से 3 माइनस 2 k बचेगा k प्लस 1, और -4k प्लस 2k कितना बचेगा, -2k और -1, यही लिखा है देखो, है ना, विच वॉज लास्ट में लिख देना, विच वॉज एक्सपेक्टेड रिजल्ट, हेंस क्या ट्रू हो जाएगा जो हमने Pn माना था, Pn इज ट्रू, लिखिए। अच्छा पता है ऐसा क्यों होता है, हमें बोला ये गया था कि प्रूफ करो कि n की हर एक वैल्यू के लिए ये ट्रू होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 रख रहे हैं, फिर k रख रहे हैं, k प्लस 1 रख रहे हैं, तो n की हर एक वैल्यू के लिए कैसे ट्रू हो गया, अगर n की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू करना था तो 1 के लिए ट्रू होना चाहिए, फिर 2 रखना चाहिए था, 2 के लिए ट्रू होना चाहिए, 3 रखना चाहिए था, 3 के लिए ट्रू होना चाहिए, 4 के लिए ट्रू होना चाहिए, ये सब तो किया नहीं हमने, पता नहीं कुछ तो किया, समझ में आया नहीं। हाँ बताइए, ऐड कर दिया ना मतलब उन्हें अलग अलग करके। अच्छा ये बताओ 1 के लिए ट्रू हो गया, अब 2 के लिए कैसे पता चलेगा 2 के लिए ट्रू है कि नहीं है, ये k और k प्लस 1 से कैसे पता चलेगा, पहली बात तो इसको ट्रू मान लिया, पता नहीं ये भी ट्रू है भी कि नहीं है, और फिर जो इसके जिसको माना है उसकी हेल्प से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्रू है, अब ये अगर ट्रू नहीं हुआ तो नहीं, देखो सीधी सी बात है, देखो बहुत ही अच्छा सिंपल कॉन्सेप्ट है जो नहीं बताते हैं जनरली। अगर मैं मान रहा हूं अगर a पावर k के लिए ट्रू हुआ, ठीक है, अगर a पावर k के लिए ट्रू हुआ तो क्या a पावर k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा, हाँ होगा, अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा क्योंकि इसको मैंने यूज करके ये प्रूफ किया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर ऐसा है, अगर a पावर k ट्रू है तो a पावर k प्लस 1 ट्रू होगा, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, k की वैल्यू 1 रख दी, k की वैल्यू 1 रख दी, इसमें k की वैल्यू 1 रख दी, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी भी k के लिए है तो 1 रखा मैंने, तो क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा, अगर a के लिए ट्रू है तो a स्क्वायर के लिए ट्रू होगा, ठीक है। 2 रख दिया, अगर a स्क्वायर के लिए ट्रू है तो a क्यूब के लिए ट्रू होगा। 3 रख दिया, अगर a 3 के लिए ट्रू है तो a पावर 4 के लिए ट्रू है। तो क्या a के लिए ट्रू है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, जो a क्वेश्चन में दिया गया था वही a यहाँ पर आया है ना, मतलब 1 के लिए ये ट्रू है, तो अगर 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए ट्रू होगा, और फिर 2 के लिए ट्रू हो गया है तो 3 के लिए भी ट्रू होगा, और 3 के लिए ट्रू हो गया तो 4 के लिए भी ट्रू होगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाओ, जितने भी है, तो पीछे वाले सारे ट्रू होते जा रहे तो आगे वाले सब ट्रू हो जाएंगे। फोर्थ मैंने नहीं दिया था ना, फोर्थ कर लेते हैं।
4th वाला तो मैंने करवा दिया था, पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 5th वाला करवाता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। हो गया, ये पार्ट लिख लिया ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शो दैट मैट्रिक्स B डैश A B, B डैश A B, इसके बारे में बताना है दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, पहले क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। तो देखो B कोई मैट्रिक्स होगी, उसका ट्रांसपोज करेंगे वो भी कोई मैट्रिक्स आएगी, और A कोई मैट्रिक्स है, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगी। तो ये कोई एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक होगी या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी या तो कुछ नहीं होगी, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि अगर A सिमेट्रिक है तो B डैश A B भी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये वाली मैट्रिक्स भी कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा प्रूव करना है ना। प्रूव दैट दिस विल बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बेस्ड ऑन इफ A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इस तरह से प्रूव करना है। तो चलिए ठीक है, तो मैंने बताया था इस तरह से अगर कोई मैट्रिक्स लिखी है, 2-3 मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखी हुई है, सम के फॉर्म में या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो इसको मैं मान लेता हूँ कोई एक तीसरी मैट्रिक्स C मान लिया, ठीक है। अब इसके लिए चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने क्या किया, C का ट्रांसपोज निकाला, तो ट्रांसपोज निकाला तो B डैश A B, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर पलट जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, है ना। A B का ट्रांसपोज कितना होता है, लास्ट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसके पहले वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो सबसे लास्ट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फिर उसके बाद बीच वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और फिर जो पहली वाली मैट्रिक्स लिखी हुई थी उसका ट्रांसपोज। तो उसमें एक ऑलरेडी ट्रांसपोज था लेकिन दोबारा एक ट्रांसपोज लगेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, B डैश A डैश, और 2 बार ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका C डैश, इतना आ गया। तो देखो मान लिया इफ A इज सिमेट्रिक, अगर A सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, A के। तो C डैश जो आपने निकाला है, जो कि क्या है, B डैश A डैश B, यहाँ पर रख दिया A डैश की जगह A, तो B डैश A B, तो ये क्या आ गया, C आ गया। तो अगर A सिमेट्रिक है तो C डैश इज इक्वल टू C आ गया, मतलब C भी सिमेट्रिक है। तो यहाँ से लिख देना C इज ऑल्सो सिमेट्रिक। इसी तरह से दूसरा वाला केस कर दीजिए आप अपने आप से।
तो सेकेंड केस में मान लीजिए कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश की जगह माइनस ए लिख देंगे। तो सी डैश जो था आपका बी डैश ए डैश बी, यहाँ माइनस ए लिखेंगे, बी डैश माइनस ए इंटू बी, तो ये माइनस आगे आ जाएगा बी डैश ए बी, और बी डैश ए बी सी के बराबर था, तो सी डैश माइनस सी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से सी इज स्क्यू सिमेट्रिक लिखिए, बस इतना करना था। केस 1 केस 2 बना के लिख देना। ये कर लिया था क्या तुमने? कौन था ये? हाँ 6th वाला, 6 दिया था शायद मैंने होमवर्क। 6 कर लोगे अब? 6, 7th, 8th, 9th चारों कर ली? ये 7th वाले में बोल तो गया था लेकिन एंड में। हाँ ठीक है, तो 7th वाला मैं बता देता हूँ क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। नोट कर लीजिए जब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। आयुष को क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा हो? आपका दोस्त है ना? आज पूछा नहीं, कल किसी काम से जुड़ा रहा था। काम बहुत आते हैं भाई ऐसे टाइम पे। करें स्टार्ट, लिख लो क्वेश्चन। सिक्स्थ वाला आप कर लेंगे बहुत आराम से ना। ए मैट्रिक्स दिया, ए ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करके आई के बराबर कर देना, आ जाएगा सिंपल। ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। देखिए तो ये मैट्रिक्स है, इसका कितना ऑर्डर है? 1 क्रॉस 3, एक रो है और 3 कॉलम है। 121 तो नहीं दिख रहा है ना? नहीं, इतना दूर दूर लिखा है, 121 नहीं होगा ना। और ये क्या है? 3 क्रॉस 3, और ये है 3 क्रॉस 1। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 गायब हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा? 1 क्रॉस 3। इन दोनों को सॉल्व करके 1 क्रॉस 3 आया है और 3 क्रॉस 1, तो आंसर कितना आएगा? 1 क्रॉस 1 आएगा। इसलिए वहाँ पे नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आ रही, तो मल्टीप्लाई किया, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 क्रॉस 3 को 3 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस 3 आएगा। ठीक है, 1 क्रॉस 3 आएगा। ये वाला 3 और ये वाला 3 गायब हो जाएगा, तो 1 क्रॉस 3। तो एक ऐसी मैट्रिक्स बना ली जिसमें 1 रो है, तो 1 रो वाला आने वाला है। तो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 1 4 1। हाँ 1 4 1 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 हो गया पहली रो से। फिर पहली वाली रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 आ जाएगा, है ना। और फिर थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 0 खत्म, 2 एंड 2 4 1, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2 4, 6 2 4। तो ये पहली दो मैट्रिक्स हो गई मल्टीप्लाइड। और ये 0 2 x इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है? नल मैट्रिक्स। 0 लिखा हुआ है,
ओ लिखा हुआ है ना, कैपिटल ओ, जो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का होता है, ऐसे कैपिटल ओ बनता है और ऐसे ज़ीरो बनता है ना। तो क्यों ज़ीरो नहीं लिखेंगे? क्योंकि नंबर नहीं है, मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बराबर होगी। तो ये ऐसी मैट्रिक्स है जो ज़ीरो से बनी हुई है, तो इसके अंदर ज़ीरो होंगे, ठीक है, ऐसे ज़ीरो नहीं। कर दो मल्टीप्लाई। हाँ, तो 6 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 4x। क्या ये सही लिखा है ऐसे? हाँ, है ना। क्यों? क्योंकि ये 1x3 है और 3x1 की मैट्रिक्स है, तो ये गायब हो जाएगा। 1x1 एक ही नंबर बचेगा बस, तो प्लस लगेगा इसमें, और इज इक्वल्स टू ओ। तो यहाँ से ये बन गया 4 + 4x। तो ये 1x1 की मैट्रिक्स है अगर लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी जो नल मैट्रिक्स होगी 1x1 की होगी। अगर यहाँ पर 2x2 की मैट्रिक्स होती तो यहाँ पर 2x2 की नल मैट्रिक्स लिखते। तो ये लिख दी मैंने नल मैट्रिक्स, कंपेयर कर दिया। तो 4 + 4x इज इक्वल्स टू 0। तो 4x इज इक्वल्स टू -4, द वैल्यू ऑफ x इज -1। दिस इज द आंसर। एग्जाम में आता है ना ऐसा क्वेश्चन। नाइन्थ हो गया। इसी तरह से एट्थ तो मैं बता चुका हूँ, उस तरह के क्वेश्चन आराम से कर लो आप, स्क्वायर करके 2/2 की मैट्रिक्स है। नाइन्थ इसी तरह से हो जाएगा। 10th कर लोगे क्या? मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। समझा देता हूँ थोड़ा, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। समझ में आ गया तो बता दीजिए मुझे। Manufacturer produces 3 products which he sells in 2 markets, market 1 and 2, products this and this. If unit sale price for X, Y and Z are 2.5, 1.51 rupees respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra. थोड़ा फास्ट, स्पीड बढ़ाओ। 80 नंबर का पेपर होता है 3 घंटे में। देखिए, अपने आप कुछ नहीं होता है ना, अपने आप तो चैनल भी नहीं बदलता है, इंसान कैसे बदलेगा? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। A manufacturer produces 3 products X, Y and Z। तो कोई कंपनी है मैन्युफैक्चरर, वो 3 तरह के प्रोडक्ट्स बना रहा है ना, X, Y, Z। तो ऐसा कुछ होगा, मान लो कार बना रहा है, बाइक्स बना रहा है और साइकिल्स बना रहा है, ठीक है। ये 3 वैरायटी के प्रोडक्ट हो गए। अब इसमें से जो प्रोडक्ट्स बने हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह पर दे दिया उसने, है ना, कई जगह पर जाते हैं, अलग अलग जगह पर एक्सपोर्ट होते हैं। तो 2 मार्केट में दिया गया है। तो इसमें ऐसा बोला गया, देखिए मार्केट 1 में जो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, एक्स कितना गया? 10,000 एक्स गए हैं। उसमें देखो 10,000 एक्स गए हैं, 2,000 वाई गए हैं और 18,000 जेड के प्रोडक्ट्स गए हैं। और फिर इस तरह से सेकेंड मार्केट का दिया हो। यूनिट सेल प्राइस दिया है एक्स वाई जेड का, कि अगर एक सेल होता है तो इससे कितना 2.5 रुपये आता है। अगर इसका एक जाता है तो 1.5 रुपीज़ आता है, और इसका एक जाता है तो 1 रुपी जाता है। तो इस तरह से दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। कि मतलब टोटल रेवेन्यू मतलब कितना पैसा जनरेट होगा हर एक मार्केट में। तो फर्स्ट मार्केट की बात करें अगर, तो एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बताइए कितना पैसा जनरेट होगा। अगर पहले मार्केट में देखें तो 10,000 गए हैं एक्स के, एक्स प्रोडक्ट जो है उसके कितने पीस गए हैं? 10,000, और हर एक का कॉस्ट 2.5 रुपीज़ है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखना है, 2.5 इंटू 10,000, ठीक है। तो पहले जब पहला प्रोडक्ट सेल होगा पहले मार्केट में तो इतना आएगा, फिर उसी मार्केट में दूसरा सेल होगा तो कितना आएगा? 1.5 इंटू कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 2,000। कॉस्ट 1.5 है और यूनिट कितना है? 2,000, और फिर 1 रुपीज़ है और कितना है इसका? 18,000। तो ये है आपका टोटल रेवेन्यू। आप इसी को मैट्रिक्स के टर्म्स में लिख दीजिए। तो मैंने बताया था पहले हमेशा रो वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, तो कोई भी लिख दीजिए 2.5 इंटू 2.5 1.5 1, और इसमें वर्टिकल मैट्रिक्स में लिख दीजिए 10,000
2000 एंड 18,000। बस ख़त्म कहानी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। कर लेना इसको कैलकुलेट, बच्चों का काम है अब तो। ख़त्म। नहीं नहीं, इसके आगे एक लाइन और है, वो कर लेना। पहले मल्टीप्लाई करना फिर टोटल करना। सेकेंड पार्ट देखो इसका, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द। अच्छा, ईच मार्केट निकालना है ना, सेकेंड मार्केट के लिए भी निकालना है। फर्स्ट मार्केट का निकाला मैंने, सेकेंड मार्केट में भी निकाल लेना। तो सेकेंड मार्केट से रेवेन्यू कितना आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू लिखेंगे। आप बता दीजिए, मैट्रिक्स के फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। तो कॉस्ट तो यही आ जाएगा 2.5, 1.5, 1, और कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है वो लिख दीजिए। 6,000 6,000, 20,000, 8,000 कर देना, मल्टीप्लाई आ जाएगा। बी पार्ट देखिए। अलग हो गया। ये पहले पार्ट का ही आंसर है, ए का ही आंसर है। दोनों मार्केट में पूछा था ना। हाँ, तो ये ए पार्ट हुआ है अभी। इसका बी देखिए, बी में क्या पूछा है, यूनिट कॉस्ट अभी चेंज कर दिया है। तो फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। वही करना है इसमें भी। If the unit cost of the above 3 commodities are this is। अच्छा, डिफरेंट हो गया। देखो इसमें अभी क्या नहीं है समझ में आगे ना। अब देखो कॉस्ट कितना दिया हो, यूनिट कॉस्ट दिया हुआ है 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 50 पैसे। तो आपको पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, और कहाँ से पूछा है, दोनों मार्केट्स में ही पूछा है। तो देखो अभी इसमें ऐसा क्या है, तो उनका कॉस्ट तो ये है कि जो मार्केट में जा रहा है वो 2.5 रुपये में जा रहा है। तो अगर ये क्या दिया है, यूनिट कॉस्ट मतलब कि एक्चुअल कॉस्ट 2 रुपये की चीज़ बनी है। तो पहला जो एक्स है वो कितने में बना है, उसको बनाने में 2 रुपये खर्चा हुआ है, लेकिन आपने 2.5 रुपये में बेच दिया। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50 पैसे, है ना। और इसी तरह से दूसरे के लिए 1 रुपीज़ का कॉस्ट है, लेकिन 1.5 रुपये में बेच रहा है, 50 पैसे, और तीसरे में भी 50 पैसे। तो हर एक ऑब्जेक्ट पर 50 पैसे का प्रॉफिट मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, तो पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं हम। तो कितना होगा देखिए, तो इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट मार्केट में और सेकेंड मार्केट में। तो फर्स्ट मार्केट में लिख देता हूँ। तो अगर हर एक पर 50 पैसे मिल रहे हैं और 10,000 मैंने बेच दिए, तो कितना मिल गया एक्स्ट्रा, 50 पैसे मतलब क्या कर दें, 0.5 रुपीज़ कर देते हैं, है ना, और 10,000 आधा कर देंगे ना, आ जाएगा ना। और फिर इसी तरह से दूसरे से भी 0.5 इंटू 2,000 प्लस 0.5 इंटू 18,000, और इसको मैट्रिक्स के टर्म्स में आप लिख दीजिए। कैसे लिख देंगे, 0.5, 0.5, 0.5 वर्टिकल मैट्रिक्स, और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में 10,000, फिर 2,000 और 18,000। बस खत्म हो गया, इसको जोड़ लेना, आ जाएगा आंसर। इसी तरह से अगले मार्केट में कॉस्ट चेंज कर देना, आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, है ना, 11 अच्छा है। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। ये तो नोट कर लिया ना? यस सर। ये कर लिया ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए तो आपको इसमें दिया गया है एक्स मैट्रिक्स निकालना है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है, ठीक है। तो पहले ये बताइए
कि जो X मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। टू क्रॉस थ्री कैसे हो जाएगा? देखो इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई होना है तो अगर इसमें रोज 2 है तो इसमें कॉलम कितने होंगे? यहां पर कितना 2 आएगा, है ना। और आंसर अगर ये आ रहा है तो इन दोनों को हटा लें तो जो बचता है वो आंसर है। तो यहां पर भी क्या लिखा होगा? 2 लिखा होगा ना। यही होना पड़ेगा। पहली बात तो इनको सेम होना चाहिए, तब आप मल्टीप्लाई करोगे, और इनको सेम हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? इन दोनों को हटा लीजिए तो क्या बचा? 2 क्रॉस 3। तो ये आंसर आना चाहिए। तो वहां से गेस किया कि 3 तो आ जाएगा यहाँ से, ये 2 कैसे आएगा? यहाँ पर होना चाहिए। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो निकालनी है। तो मैंने मान लिया X मान लिया एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, A B C D, ये हो गई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, और ये वहां पर रख देते हैं। तो A B C D मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू -7 8 9 2 4 6। बस ये मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स आ जाएगी, दोनों को कंपेयर कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा? तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आने वाली है। तो A इंटू 1 B इंटू 4, तो A प्लस 4B पहला टर्म, A इंटू 2 B इंटू 5। आ रहा समझ में? पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम से वही कर रहे हैं, बस वही कर रहे हैं, वही नहीं आ रहा समझ में। 2A and 5B, 3A and 6B। C plus 4D, 2C plus 5D, और लास्ट में कितना आ जाएगा? 3C plus 6D, and this will be is equals to -7 -8 -9 and 2 4 6। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, दो अरेंजमेंट बराबर हैं, मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को इक्वल कर दीजिए, तो क्या क्या इक्वेशन बन जाएंगे बताइए? A प्लस 4B किसके बराबर आएगा? A प्लस 4B किसके बराबर आएगा? -7 के। ठीक है, और लिखने से पहले A प्लस B की एक और इक्वेशन लिखिए, तो 2A प्लस 5B किसके बराबर आ जाएगा? -8 के, और 3A प्लस 6B -9 के, और C प्लस 4D इज इक्वल्स टू 2, 2C प्लस 5D इज इक्वल्स टू 4, एंड 3C प्लस 6D इज इक्वल्स टू 6। तो ये 6 इक्वेशन इनको सॉल्व करना है। तो ये बताइए, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए रहती है? दो वेरिएबल के लिए कम से कम कितनी इक्वेशन? 2 इक्वेशन, है ना। ये रूल होता है, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, A इज इक्वल्स टू 2, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, यूनिक आंसर निकालने के लिए, है ना। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, तो यहाँ 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ तो 6 इक्वेशन आ गई। तो हम क्या करेंगे? पहली 2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहली 2 को सॉल्व करके A B की वैल्यू निकाल के चेक करेंगे तीसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं सेटिस्फाई तो वो सही आंसर है, नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो पहली 2 को सॉल्व कीजिए। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो 10th में पढ़ा था उससे सॉल्व करना है। उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। करिए, A और B की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है? A1 और B -2। हाँ सही है। और फिर ये इसमें रख के चेक करो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ रखो, 3 × 1 6 × -2 कितना आ जाएगा? ये 3 - 12 -9। हाँ सही है, तो मतलब A B की वैल्यू सही है। इन दोनों को सॉल्व करके C और D कितना आया? C की 2 और D की 0। हाँ सही है, और इसमें रख के चेक कर लो,
c की जगह 2 रख देंगे तो 6 + 6 × 0 6, ये भी सही है, बस ख़त्म हो गया। तो जो x मैट्रिक्स थी A B C D थी, इन सब की वैल्यू रख दीजिए। तो A 1 है, B -2 है, C 2 है और D कितना है 0। ये आंसर है आपका। आ रहा है ना समझ में सॉल्व करने का तरीका? ट्वेल्व वाला है, ये आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। तो मैंने उसके 2-3 क्वेश्चन करवा दिए, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो सीधे ही दिख रहा है वो बराबर है। हाँ वैसे ही 13, 14, 15 हम कर लेते हैं। कर लोगे ना? पहली 2 को सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका सब्स्टिट्यूशन भी है। यहाँ से a निकाल के यहाँ रख देना, b आ जाएगा, और b निकाल के कहीं भी रख देना, a आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। केमिस्ट्री की क्वेश्चन है सर, जाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। A is equals to अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा, ठीक है, ये दिया है। इट इज सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू i। a स्क्वायर की वैल्यू i है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए, तो क्या करिए, a दिया हुआ a स्क्वायर निकाल लीजिए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करना है, करिए मल्टीप्लाई। सबका स्क्वायर आ जाएगा, कुछ कट नहीं रहा है, कुछ कट नहीं रहा है, गामा गामा कट रहा है। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा एंड माइनस अल्फा इंटू गामा एंड गामा इंटू बीटा माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और अल्फा स्क्वायर। और ये किसके बराबर था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दी, तो ये तो वैसे ही कट गया। तो 0 है 0 है 0 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? तो यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1, और ये भी वही लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1। तो यही आपका आंसर है। किस ऑप्शन में देख लीजिए। अच्छा 1 उधर लेके जाना है, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। सी पार्ट आंसर है आपका। ठीक है, आया समझ में? बहुत सिंपल था, मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर कर दिया। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15।
हो गया। देखिए 14, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए कैसी होगी? तो जो मैट्रिक्स ए है ये बोला है कि ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो दुनिया की एक ही मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है नल मैट्रिक्स, है ना। तो ए जो हो जाएगा आपका नल मैट्रिक्स हो जाएगा। नल मैट्रिक्स मतलब 0 0 से बनेगा। तो देखो आप अगर ये ए मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये इसी के बराबर आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए ट्रांसपोज जो आपने निकाला है 0 0 0 0, तो इसमें माइनस बाहर निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो माइनस ए कर दिया तो ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स उसका आंसर हो जाएगा। ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, तो इसको याद रखें। एक ही मैट्रिक्स ऐसी है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है। 15th and last question. If A is the square matrix, A square is equals to A दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू बताना है I प्लस ए क्यूब माइनस 7A की। ऑप्शंस हैं A, I माइनस A, I एंड 3A। ठीक है, देखिए आंसर बस इतना ही लिखना है। आप इसमें अगर पूछा है ऑप्शन कैलकुलेशन तो बता सकते हैं, वरना कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम में जो आपके एमसीक्यूज आते हैं उसमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं दिखाना है। जो 20 आपके ऑप्शंस वाले रहते हैं, हाँ, तो पहले 10 जो रहते हैं वो आपके एमसीक्यूज रहते हैं। हाँ हाँ, पहले 10 उसमें एमसीक्यूज रहते हैं, फिर 5 फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं और 5 ऐसे एक एक वर्ड वाले आंसर रहते हैं। इसी तरह से मिला जुला के रहता है। देखिए तो ए स्क्वायर ए दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया, कितना हो जाएगा? आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 आई प्लस ए। तो आई क्यूब आई आ जाए, कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करें। ए क्यूब को लिख दिया मैंने ए स्क्वायर इंटू ए। 3 आई का कोई मतलब नहीं है इसके साथ, 1 ही हो जाएगा। आई ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए के, तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 3ai प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है। आई ए स्क्वायर फिर किसके बराबर है? ए के बराबर है। और 3a आई मैट्रिक्स के साथ है तो उसको हटा सकते हो, और 3a स्क्वायर किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो यहाँ से आई प्लस 7a, ये आंसर। अरे -7 है तो छोड़ दिया हमने। अब है आई आंसर आ गई, कर लीजिए नोट। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को, पहला चैप्टर हमने खत्म। 5:01 पर पहला चैप्टर हो गया। कल से स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स।